गरीबों की अमीरों में कीमत कम नहीं होती। जी हाँ, गरीबों की अमीरों में कीमत कम नहीं होती। करो सोने के टुकड़े 100, फिर भी कीमत कम नहीं होती, फिर भी कीमत कम नहीं होती। सो डियर ऑडियंस, आज कुछ ऐसी ही कहानी आपके सामने हम उत्कर्ष की टीम लेकर आए हैं। जी हाँ, कहानी एक ऐसे टॉपर की जिसने रीट लेवल 2 में साइंस के अंदर रैंक 1 हासिल की है। कहानी एक ऐसे विद्यार्थी की जिसने संघर्षों से अपना जीवन स्टार्ट किया और उनका सामना करते हुए वह शिखर तक पहुंचा। कहानी एक ऐसे विद्यार्थी की जिसके पैरों की बेड़ियां गरीबी ने जकड़ी हुई थी। कहानी एक ऐसे विद्यार्थी की जिसके माता पिता सामान्य से भी सामान्य और घर की कंडीशन बहुत ही दयनीय थी। तो मैं बात कर रहा हूँ निम्बाराम की, जिन्होंने रैंक 1 लेकर पूरे राजस्थान के अंदर अपने गांव, अपने प्रांत और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो आप जितने भी देखने वाले ऑडियंस हैं, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एक बार, ठीक है। मेरे साथ हैं सबसे पहले निम्बाराम जी हैं। स्वागत है आपका निम्बाराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू मच। या वेलकम। मेरे साथ हैं हमारे विख्यात प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञ, जी हाँ, साइकोलॉजी एक्सपर्ट श्री R.K. वैष्णव सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एक्सपर्ट रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। रीट की बात है और रीट में साइकोलॉजी की बात न किया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज के सेशन में हम लोग निम्बाराम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। किस तरीके से उन्होंने रैंक 1 प्राप्त की, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, किस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, तो उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट। सो निम्बाराम जी, सबसे पहले बात करना चाहेंगे आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, एक बार ऑडियंस वो जानना चाहेंगी किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, किस प्रकार की वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ एक ग्रामीण परिवेश में होती है, और बेसिकली जो जालोर ज़िले से मैं बिलोंग करता हूं, और जालोर ज़िला बहुत सालों तक राजस्थान के अंदर शिक्षा में सबसे पीछे होने के लिए जो है वो सब विख्यात कहो उसको कुख्यात कहो वो चीज़ रही है। गर्ल एजुकेशन में तो सबसे नीचे हमारा नंबर लगता था। जब सुनते थे, हम पढ़ते थे 7वीं 8वीं में कि जालोर सबसे पीछे है, तो वहाँ पर वो कोई गर्व करने वाली बात नहीं रही। तो उसके बाद जो है जिस प्रकार का पृष्ठभूमि है परिवार की, मेरे जो पिताजी हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं और माताजी जो है वो गृहिणी है, और आसपास का जो माहौल जिस तरीके का है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है सर। मतलब वहाँ पर लोगों को एजुकेशन पहले से मिली नहीं है, तो उनको ये नहीं पता कि किस तरह से हम जो है बढ़ सकते हैं आगे। एजुकेशन होगी तो किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट लाइफ में होगा, वो वहाँ पर नहीं है। शिक्षा के महत्व को नहीं जान पा रहे। वहाँ पर एक वो जुमला चलता है जैसे गांव के अंदर कि इतने सालों से पढ़ाई की जा रही है, तो मतलब नौकरी क्यों नहीं लग रही, या क्या किया जा रहा है, क्या चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे उस डिप्रेशन में, या वो प्रेशर रहता है कि कुछ हो नहीं रहा, उससे वो नेगेटिव चले जाते हैं। बिल्कुल सर, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। जैसे कि निम्बाराम जी की बात करें तो पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हैं, मम्मी एक सिंपल हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, और शिक्षा का माहौल क्षेत्र में न होना, उसके बावजूद भी सफलता प्राप्त करना एक बड़ी बात होती है सर, बड़ी बात होती है, काफ़ी बड़ी बात रहती है। तो निम्बाराम जी, पेरेंट्स का आपके लिए क्या सपोर्ट रहा, किस तरीके से आपको सपोर्ट करते थे, पेरेंट्स या कैसी कभी परिस्थिति आई कि आपको लगा कि नहीं, उन्होंने कहा आपसे कि बेटा नहीं, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और तू कोई और काम कर ले? क्योंकि अक्सर ऐसा हमारे समाज में देखा गया है, जब पेरेंट्स गरीबी होती है तो निश्चित रूप से पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो गया है तो कुछ शुरू कर दे, कुछ काम का शुरू कर देना चाहिए, परिवार का कुछ वो है सपोर्ट मिले, उस चीज़ में फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ऐसी क्या परिस्थिति आई? ऐसी है कि बेसिकली मेरे जो मम्मी पापा हैं, तो उनका एक पेरेंट्स का डिसीजन था शुरू से कि हमें एजुकेशन नहीं मिली है, कि वो मतलब बहुत नॉर्मल लेवल तक, मम्मी 5वीं तक पढ़ी हैं, पापा 10वीं तक पढ़े हैं, तो उसके बाद उनकी एजुकेशन हो नहीं पाई थी। उनको ये एक फर्म डिसीजन था कि बच्चों को पढ़ाना है। किसी पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें ये सुनने को मिलती है, बोलते हैं कि अब जो है उम्र हो गई है, अब कमाना शुरू करना चाहिए, पढ़ाई आपसे नहीं हो रही, जॉब वगैरह कुछ नहीं लग रही है, तो कुछ काम शुरू करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स से हमेशा जो है वो सपोर्ट मिला कि पढ़ो, जितने पैसे होंगे हम जहाँ से भी एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ तक हमसे बन पाएगा हम करेंगे। और उन्होंने पढ़ाई के लिए हमेशा फ्रीडम दी है।
कभी इस तरह की चीज़ें नहीं रही कि कुछ भी बिल्कुल जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे रीट के समय मैं घर पे तैयारी कर रहा था, कोरोना टाइम था, जो बाहर ऑफलाइन क्लासेस वगैरह सारी बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस मेरी अपनी उत्कर्ष से चल रही थी। तो उन्होंने मतलब मुझे पूरा टाइम दिया कि घर में कोई भी काम है जैसे हो गया तो वो खुद ही कर रहे थे, जितना उनको समय मिल पा रहा था, जिस तरह से एडजस्ट कर पा रहे थे। मुझे एक रूम दे दिया कि चलो ये करो, पढ़ाई करो, 10 घंटे करनी है, 12 घंटे करनी है। तो पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है। ये नहीं रही चीज़ें कि कुछ काम करो ये छोड़ के, उनको मतलब ये शुरू से एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो एक वो कॉन्फिडेंस था कि चलो कुछ हम विश्वास दिखाएंगे तो हो पाएगी चीज़ें। लेकिन आस पड़ोस में वो चीज़ें सुनने को मिल जाती है कि अब आपको काम करना चाहिए, अब पेरेंट्स को रेस्ट देनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर कि जैसे पृष्ठभूमि परिवार की बता रहे हैं, उस पृष्ठभूमि के होते हुए वो कितनी समझदारी से इनकी पढ़ाई को देख रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए कितना सपोर्ट किया। ये एटमॉस्फेयर जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है एक प्रतियोगी के लिए, निश्चित रूप से इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। तो हम निमराम जी के अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बच्चे का सपोर्ट किया और इस लायक बनाया कि उसने रीट में रैंक 1 यानी राजस्थान टॉप किया है। निमराम जी, हमने ये भी सुना है कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछली 7 पीढ़ियों में, मतलब ऐसा माहौल है परिवार में, पिछली 7 पीढ़ियों में यू आर द ओनली फर्स्ट पर्सन हु गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। तो इसके ऊपर क्या करें, कैसी फीलिंग आती है कि 7 पीढ़ियों में ऐसा व्यक्ति जो जिसे पहली गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हुई है? तो ये है कि सर बेसिकली जब हम सुनते हैं कि पहली गवर्नमेंट जॉब मिली है किसी को, तो गवर्नमेंट जॉब मिलना भी अपने आप में खुशी की बात है। और उसके साथ अगर रैंक निकलती है तो एक प्राउड मोमेंट होता है कि किसी ने जो किया नहीं, एजुकेशन मिली नहीं, और किसी को मिली तो उसने वैल्यू नहीं की उसकी, तो वहाँ से अगर मिलता है तो मुझे मतलब खुद की रैंक आने से, खुद का सिलेक्शन होने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये जो पीछे जितने भी बच्चे हैं, जितने भाई बहन हैं, जितने गांव के लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। गांव में बहुत सारे लोग खुश हुए कि मतलब अपना मारवाड़ जो इलाका है जहाँ से मतलब एजुकेशन में सारा बहुत पीछे रहा है, जालोर बहुत पीछे रहा है, तो वहाँ से रैंक निकल सकती है, वो भी फर्स्ट रैंक, तो एक प्राउड फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि मोटिवेशन मिलेगा बाकी लोगों को। इसमें मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मारवाड़ से रैंक निकली है, बाकी रैंक वहाँ से निकलती है जहाँ जुनून और जज्बा होता है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए कोई मारवाड़ और मेवाड़ काम नहीं करता है। आप में वहाँ जुनून था, जज्बा था, तो रैंक निकल गई। बिल्कुल उसको लेकर के तो आपने जो मेहनत किया, आपने जो संघर्ष किया है वो मायने रखता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्लियर होता है सर कि रैंक लेके आनी हो टॉपर की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप अमीर के बच्चे हो, गरीब के बच्चे हो, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जुनून, जज्बा, हिम्मत, लगन, ताकत और मेहनत करने यदि आपके अंदर हैं ये सारे पॉइंट्स, तो निश्चित रूप से निमाराम जी की तरह आप भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो निमाराम जी, ये तो रहा अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि, पेरेंट्स आपके लकी हैं कि काफ़ी सपोर्टिव मिले हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं सर। कुछ भाई बहन के बारे में बताएंगे, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ फैमिली में, और मुझसे छोटी मेरी बहन है और उससे छोटा भाई है। वो दोनों भी, बहन ने BSTC कर रखी है और भाई है जो कि ग्रेजुएट अभी हुआ है, और वो भी एजुकेशन में ही है। और हमारा ये है कि चलो एजुकेशन हमें मिली है, मौका मिला है, तो उसको काम में लिया जाए। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे फैमिली की कि रिसोर्सेज अपने पास कम हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी जो होती है ना कंडीशन, जहाँ पे शहरों के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, वो अपने पास नहीं होती। लेकिन रिसोर्सेज नहीं है तो वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस काम करती है कि बिना रिसोर्सेज के कैसे मैनेज करें। तो वो है कि भाई बहन वो भी हम कोशिश करें, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से होगा मैनेज किया जाएगा, लेकिन पढ़ाई करो। तो शायद जो है कि 2, 3, 4 इस तरह से जब सिलेक्शंस निकलते हैं, जिस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं, तो लोगों को ये फील होता है कि अब कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल। सबसे बड़ी हिंड्रेंस ये है कि बच्चों को वो 10वीं करवाते हैं, 12वीं करवाते हैं, उसके बाद स्कूल छुड़वा देते हैं कि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब चीज़ें होने से ये लगेगा कि कुछ फ़ायदा है। और उनके दिमाग में ये चीज़ डालनी ज़रूरी है कि एजुकेशन इज़ समथिंग गुड। एजुकेशन कैन ब्रेक डाउन ऑल काइंड्स ऑफ बैरियर्स। शिक्षा एक वह चीज़ है जो हर चीज़ का ताला तोड़ सकती है, खोल सकती है, बेड़ियों को भी तोड़ सकती है। तो सर कैसा लगता है जब एक बड़ा बच्चा सेलेक्ट होता है
और उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर के, तो मुझे लगता है कि बहुत आदर्श बन जाता है परिवार में। आदर्श, और सबसे बड़ी बात यह सर कि उसके बाद के जो लोग आते हैं ना, ऑटोमेटिकली उस लाइन में ढल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि बड़े भाई के या गांव के किसी एक व्यक्ति के जॉब में आने से या सफल होने के बाद में एक लाइन सी लग जाती है वहाँ पे, और छोटे वाले ऑटोमेटिक मोटिवेट होते हैं उससे, और ऑटोमेटिक वो उस दिशा में काम करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि एक सक्सेस जो होती है ना, वो बहुत सारी सक्सेस को खींच के लाती है, चुंबक जैसे काम करती है उस तरह से। तो निश्चित रूप से इनके छोटे भाई बहन है, गांव के दूसरे लोग हैं, आसपास के लोग, वो भी इससे काफ़ी कुछ लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल, ये खुद तो सफल हुए ही हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरा इनका जो गांव है, परिवार है, निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ चुका है वो भी। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि जो प्रारंभिक शिक्षा आपकी रही, स्कूलिंग आपने कहाँ से की, देन फिर ग्रेजुएशन, वो शिक्षा का कैसा सफ़र रहा अब तक आपका? प्रारंभिक शिक्षा मेरी बाड़मेर में, मेरा ज़िला जालोर लगता है, बाड़मेर जालोर की बॉर्डर पे है, लेकिन जालोर में मैं रहा नहीं शुरू से। मेरी मतलब जालोर में अभी तक मैंने 1 साल भी कभी पढ़ाई नहीं की है। प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के अंदर ही मेरा ननियाल है गांव में, वहाँ पे सरकारी स्कूल में 5वीं तक की मैंने अपनी एजुकेशन की। और उसके बाद पेरेंट्स को और मेरे ननियाल के लोग, उनको सबको लगा कि चलो कुछ ठीक है पढ़ाई में, तो क्यों ना बाहर भेजा जाए। तो बाकी जो लोग भेज रहे हैं तो उन्होंने भी कोशिश करके मुझे बाड़मेर के अंदर ही सिणदरी कस्बा जहाँ पे तहसील है, वहाँ भेज दिया, वहाँ की प्राइवेट स्कूल में, और हॉस्टल में मैं वहाँ रहा। वहाँ तक मेरी मिडिल की पढ़ाई हुई, 8वीं तक की। और वहाँ पे जो स्कूल थी, वो फैमिली आज भी मेरे साथ है। मतलब उन्होंने जो सपोर्ट किया है वो मतलब शायद कोई नहीं कर सकता। मतलब ये मैं मानता हूँ कि मेरे जो माता पिता है, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उन्होंने जो जितना रिसोर्सेज लगाने थे वो लगाए। उनको पढ़ाई के अंदर नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उनको ये नहीं पता था। उस फैमिली को, जहाँ पे मैं पढ़ा 6ठी से 8वीं तक, उस फैमिली ने मतलब उसके बाद लगातार, मतलब मेरे वो पेरेंट्स है, सेकंड होम है, वैसा मेंटल लगातार हर तरह का सपोर्ट दिया, गाइडेंस दी। तो मेरी वो लाइन एजुकेशन की बन गई, क्योंकि गांव में एजुकेशन का कोई माहौल नहीं था और मैं गांव रहा नहीं। तो 8वीं तक की मेरी सिणदरी से होगी एजुकेशन। श्री शारदा बाल निकेतन करके स्कूल है, और मैं पिछले 4 साल से ये बात की टीचिंग भी उसी स्कूल में करवा रहा हूँ। मैं प्राइवेट टीचिंग जॉब में हूँ, तो वो जिस स्कूल का मैं स्टूडेंट रहा वो मेरी फैमिली की तरह, मैं वहाँ पे टीचिंग करवाता रहा। उसके बाद 9 to 12 की स्टडी मेरी बाड़मेर जो है जिला प्रॉपर से हो गई। वहाँ पर मैंने 9th, 11th और 12th ये 3 क्लासेज मयूर नोबल्स एकेडमी से की। और 10th की स्टडी जो विद्या भारती की आदर्श विद्या मंदिर बाड़मेर है, लंगेरा, वहाँ से मैंने स्टडी की। उसके बाद जब मेरी 12th हो गई तो साइंस के अंदर मैं जब BSc करना चाह रहा था, बाड़मेर के अंदर कोई इंस्टीट्यूट नहीं थी जहाँ से मुझे हो पाए, तो मैं जोधपुर आ गया और JNU यूनिवर्सिटी आदर्श कॉलेज जोधपुर से मैंने अपनी BSc कंप्लीट की। उसके बाद B.Ed JNU से ही अंबिका कॉलेज से मैंने B.Ed कंप्लीट की। और उसके बाद मैं जब, क्योंकि टीचिंग जॉब में था, मैं टीचिंग कर रहा था स्कूल के अंदर, और उतना मतलब ये था नहीं कि बाहर जाके MSc अभी करें, उतना टाइम वो नहीं था मेरे पास। तो मैंने कोटा ओपन VMU से जोलॉजी में MSc की। अभी मेरी MSc पिछली फर्स्ट ग्रेड होने के बाद कंप्लीट हुई है, वो मैं दे नहीं पाया। तो MSc तक की मैंने पढ़ाई की है, B.Ed MSc जोलॉजी, और वो सारी एजुकेशन मतलब बाड़मेर जोधपुर यहाँ से प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक की सारी शिक्षा, मेरी कॉलेज शिक्षा यहाँ से हुई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है आपका एजुकेशन आपके आसपास इर्द गिर्द शहरों में या जोधपुर तक हुआ। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ही आ जाता है कि आपने टॉप किया, तो कहीं ऐसा है कि आपने 10th में भी, 8th में भी, 12th में भी टॉप किया होगा। तो थोड़ा सा आप अपना वो भी बताएं कि आपने जो 8वीं क्लास है वो किस स्तर से पास की, 10वीं 12वीं, तो इनको मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल, स्कूली लेवल पे आप किस प्रकार के छात्र थे? टॉपर थे या बाद में जागरूक हुए? तो मैं स्कूल लेवल से भी पढ़ाई में अच्छा ही था, एकेडमिक रिकॉर्ड मेरा अच्छा था कि मैंने जब 8वीं की थी तब भी मतलब काफ़ी अच्छे परसेंटेज और मतलब कि वो अच्छे ग्रेड से की थी। मैं 8वीं तक रहा था क्लास में, मतलब टॉप 5 में रहा करता था, कभी वो फर्स्ट सेकंड इस तरह से। 10th तक आया तो मेरा लेवल ठीक था, अच्छा, मतलब कि बहुत जैसे एक मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं वो तो मैं नहीं था, लेकिन मतलब ठीक है, एबो एवरेज मान लो 80%, 80 to 85% का जो लेवल होता है वहाँ पर मैं था। तो मेरा 10th में भी वही परसेंटेज रहे, 12th में भी 10th में 84, 12th में 80% रहे साइंस बायोलॉजी से। और ग्रेजुएशन के अंदर JNU से मैंने की थी, 68% एग्रीगेट यहाँ पर मेरे रहे, और MSc में 70%,
और बीएड में 78% के आसपास। मतलब ये परसेंटेज तो चलो कोई मैटर करने वाली चीज़ नहीं है, फिर एक आइडिया लग जाता है लोगों को कि बैकग्राउंड कैसा रहा है। बिल्कुल नहीं तो ये मन में रहता है कि ये तो हमेशा से टॉप रहा होगा, या मतलब तो वो तो टॉप करेंगे ही, ये चीज़ होती है। हमेशा से टॉप रहा है वो टॉप करेगा ये जरूरी नहीं है, और टॉपर हमेशा से पीछे टॉपर रहा है वो भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, जब टैलेंट मेहनत करना छोड़ देता है तो वो भी पीछे रह जाता है। तो टैलेंट के साथ साथ मेहनत जरूरी है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने निमा राम जी का देखिए एजुकेशनल बैकग्राउंड जान लिया है, हमने उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उससे भी हम लोग रूबरू हो चुके हैं। अब यहाँ से जो कड़ी स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट होगी जिससे इन्होंने टॉप किया जिस एग्ज़ाम को, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से आप सभी ऑडियंस को, ऐसे विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षक बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम को किस तरीके से टॉप किया जाए, क्या स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई, कितना पढ़े, किस किस विषय को कैसे पढ़े। साथ में हमारे साथ वैष्णव सर भी हैं, ये भी आपको एडवाइस करेंगे प्रॉपर, क्योंकि विषय विशेषज्ञ हैं और रीट में बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से उत्कर्ष में। तो हज़ारों लाखों बच्चे उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। तो अब आगे जो सेशन स्टार्ट होने वाला आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो निमा राम जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कब आपके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे रीट का एग्ज़ाम देना है, और किस किस तरीके से आपने किन रिसोर्सेज से पढ़ाई की, किन किन लोगों का योगदान रहा उसके अंदर, पहले इतना चर्चा करते हैं जी। जब शुरू होते हैं हम, स्कूल लेवल पे होते हैं या फिर कॉलेज लेवल पे पहुंचते हैं, तब कोई स्पेसिफिक कुछ लोगों का गोल होता है कि वी हैव टू डू दिस, ऑफ कोर्स। तो मेरे पास वो गोल नहीं था कि क्या था, कि मतलब करना क्या है, लेकिन था कि कुछ अच्छा करना है, बस ये चीज़ थी। तो मेरी जब ग्रेजुएशन हो गई, जब मैं बीएड में आ गया, तो उसके बाद मैं मतलब गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैंने टीचिंग शुरू करवाई, क्योंकि वो अपना फैमिली स्कूल थी, वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि आपका लेवल अच्छा रहा है और आप कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू की, तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है। ये ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से टीचर बनना था, वो चीज़ नहीं थी दिमाग में, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो पता चला कि हाँ ये कुछ चीज़ है जो मुझे सूट करती है। अंदर से वो फीलिंग आ गई थी, हाँ अंदर कि से, भाई ये मेरे लायक काम है जी, मेरा हॉबी है, मेरा पैशन है कि मेरे को इसी में कुछ करना है। इसी में कुछ कई बार ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले सर कि रियलिटी में व्यक्ति अपना गोल क्या है वो उसका चुनाव नहीं कर पाता, पर वो ऑटोमेटिक निकल के आता है। वो निकल के आता है और फिर उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बना है। वो राइट टाइम पे वो चीज़ सामने आ जाती है, उसको समझ लेना बहुत बड़ी बात बहुत टीचिंग एक अलग ही फ्लेवर है, आप पढ़ाते, हम लोग पढ़ाते, बिल्कुल सर, अलग आनंद बहुत एक अलग ही लेवल है। जब बच्चों के सामने क्लास में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब फैमिली से ज़्यादा खुशी वहाँ पर होती है कि हम कहाँ खड़े हैं। मतलब वो बहुत ऐसे अंदर से होता है कि सारी चीज़ें जो है हम शेयर करें, वो हमसे शेयर करें, हम सीखें, हम सिखाएं। जी। तो वहाँ से आपको टीचिंग से लगभग कह सकते हैं प्रेम हो गया। हाँ, मतलब ये वहाँ से आई लव टीचिंग और मुझे यही करना है। वहाँ से मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे सब कुछ नहीं करना है। मतलब हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो गया, कोई भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो मुझे जाना है तो टीचिंग जॉब में जाना है। मतलब अच्छी तैयारी करेंगे, मे बी सिलेक्शन ना हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो या सेकंड में नहीं हो तो थर्ड में हो जाएगा, क्योंकि पैशन है तो शायद वो चीज़ें काम करेगी। यहाँ पर एक अहम बात निकल के आई है सभी विद्यार्थियों के लिए कि आप डर न भटकें, पात न भटकें। जिसमें आपका पैशन है ना उसे एक बार आप सेलेक्ट कर लें, जैसे निमा राम जी ने सेलेक्ट किया। इन्होंने कहा कि भाई मैंने एक एग्ज़ाम को देना था, ये सोच लिया था, टीचर बनना है सोच लिया था, मैंने और कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए। तो यहाँ पर एक सिंपल सी टिप्स आपके लिए है कि आपको कुछ भी बनना हो जिसमें आपका पैशन हो, तो वो एक ही डगर पे चलना है। क्यों सर, क्या करना चाहिए? एक ही डगर पे चलना चाहिए बच्चे को। रास्ता भटकने से क्या है कि वो मंजिल नहीं मिल पाती है, तो एक ही रास्ते पे चलते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। फिर आगे क्या रहा? फिर उसके बाद मैंने जब मेरी बीएड हुई और उससे रीट उससे पहले कंप्लीट हो गई, तो उसमें हम एलिजिबल नहीं हो पाए और ना उसमें तैयारी की कि भाई एलिजिबल नहीं है तो आगे सेकंड ग्रेड आ रही है उसकी तैयारी करें, तो उसमें एलिजिबल। सेकंड ग्रेड के लिए मैं फिर वो घर से तैयार होके आगे जोधपुर निर्मल सर के पास उत्कर्ष पहुंच गए। ऑफलाइन कोचिंग मैंने ज्वाइन की, 2 महीने बहुत अच्छे से कोचिंग की। 2 महीने वो बैच जो था स्पेशल केमिस्ट्री फिजिक्स का मेरा था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 महीने बाद एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा एक लेसन था कि किस तरह से एग्ज़ाम दिए जाते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तैयारी के साथ जब देते हैं, बिना तैयारी के तो एग्ज़ाम कोई सेंस नहीं रखता। वो एग्ज़ाम मैंने दिया, मैं उस एग्ज़ाम में प्रोविजनली सेलेक्ट हो गया। प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होती है तो फाइनल लिस्ट निकलती है। फाइनल लिस्ट में मैं 5 मार्क्स कम हो गए उसमें और आउट हो गया। तो वहाँ से समझ में आ गया कि 3 महीने की तैयारी के साथ सेकेंड ग्रेड
जो है रीट से ज़्यादा डेप्थ रखता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि 5 नंबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो पार थे। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आ गया। यहाँ पर एक मुझे चीज़ अच्छी लगी कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जब एक में सिलेक्शन नहीं होता तो डीमोटिवेट हो जाते हैं इस हिसाब से कि इसमें नहीं हो पाया तो फिर कैसे होगा आगे। तो मुझे लगा कि इसमें 3 महीने की मेहनत से ये चीज़ हो गई, तो मैं 5 महीने 10 महीने की मेहनत करूंगा तो निकल जाएगा। और फिर रीट आ रही थी ऊपर, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरी एमएससी नहीं हो रखी थी, मैं एलिजिबल नहीं था, तो मैंने टारगेट बनाया रीट को, क्योंकि जाना टीचिंग जॉब में, तो रीट को टारगेट बनाया और ये चीज़ की कि एक ही बार देनी है। जब तैयारी शुरू की तो यही चीज़ आई दिमाग में कि रीट एक बार देनी है, ज़िंदगी में बार बार नहीं देनी कि एक ही एग्ज़ाम को बार बार दिए जा रहे, देना पड़ता है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा था कि एक ही बार देना है। और फिर फुल फ्लैश तैयारी हो गई, अपनी सेल्फ स्टडी हो गई, उत्कर्ष था ही। तो यहाँ पर टिप 2 ये मिलती है कैंडिडेट्स को, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, कि इस प्रकार की भावना मन में लेके आइए कि मुझे यह एग्ज़ाम एक ही बार देना है और पूरे जोश, जज्बे, जुनून के साथ देना है, और न सिर्फ ट्रैक करके दिखाना है बल्कि रैंक 1 करके लेके आना है, जिस प्रकार निम्बाराम जी ने किया। तो ये टिप 2 बहुत आपके काम की है। कई बार सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि चलो एक बार नहीं दूसरी बार में हम लोग दे लेंगे, कैजुअल ले जाते हैं, एवे ले जाते हैं, एवे ही नहीं। कई बच्चों में ये भी देखा गया है कि पहली बार तो मैं एक्सपीरियंस के लिए दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। और जैसे भी निम्बाराम जी की बात से भी निकल के आया कि मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो दिया उससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो इनकी तो मजबूरी में हुआ क्योंकि उस समय इनके पास टाइमिंग कम थी। करेक्ट। लेकिन जिसने ऑलरेडी अपनी जो है एजुकेशन पूरी कर रखी है, अपनी डिग्री ले रखी है, उसको कोई भी एग्ज़ाम जो है एक्सपीरियंस के लिए नहीं देना चाहिए। उसको ये सोच के देना चाहिए कि हाँ मुझे बस ये एग्ज़ाम इसी बार पे करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक पहली बार में आप क्रैक कर पाएँ, लेकिन अगर आपने अपने आप के हौसले को बुलंद रखा तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप एक बार में क्रैक नहीं कर सकते, और जैसे कि निम्बाराम जी ने किया है आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शानदार बच्चों का मैसेज गया है। एक ही बार में कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, जज्बा जुनून आपके पास होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप हाँ सर बिल्कुल। निम्बाराम जी यहाँ एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी स्ट्रेटेजी की बात सर आपसे कर रहे हैं जी, तो थोड़ा सा आप ये बता दें कि रीट के स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेबस को लेकर के और तैयारी को लेकर के बहुत भ्रमित रहते हैं। तो आपने ऐसा क्या मतलब अपनाया कि आप फर्स्ट रैंक तक पहुंच गए? मतलब क्या चीज़ें आपने पढ़ी, कौन सी बुक्स को आपने जो है महत्व दिया, कौन से टीचर्स से पढ़ना आपने जो है वो उचित समझा, जो भी आपकी रणनीति रही हो? एक टॉपर बनने का जो सफ़र है, जो उसको पढ़ाई कैसे से तय लेकर किया, जो रणनीति थी, उसके बारे में ब्रीफ जानकारी जो है। ये था कि जब शुरू की प्रिपरेशन तो दिमाग में उस टाइम रैंक नहीं थी, रैंक अनप्रिडिक्टेबल होती है। ये था कि सिलेक्शन 100% लेना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक बार फिर दो, दूसरी बार दो। तो मुझे ये था कि सिलेक्शन किसी भी हालत में लेना है। लेकिन जब तैयारी शुरू करते हैं तो जो गलती करते हैं, जैसा कि सर ने बताया सबसे ज़्यादा, कि उनके पास सोर्स नहीं होते कि हम कहाँ से पढ़ें। एक मैं ये क्लास में जब मैं मतलब टीचिंग करवाता हूँ जहाँ पे, वहाँ पर भी एक क्लास में एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि व्हाट टू रीड, इम्पोर्टेंट है व्हाट नॉट टू रीड। वेरी गुड। क्या हम नहीं पढ़ें तो जो जितना कचरा है हम उठा लेते हैं कहीं से, वो एक बार साइड में कर देना सबसे अच्छा है। फिर आप जो चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे अपना सबसे पहले हम सिलेबस को डिटेल देखते हैं। मेरा ये था कि सिलेबस मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी कॉर्नर से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कौन से टॉपिक अपने सिलेबस में है। अब सिलेबस में मेंशन कर रखा होता है कि आरबीएसई बोर्ड की ये बुक्स है, ये इसका बेस है, और आप इसको आधार मानकर तैयारी करें। जो टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो हमेशा उसी को बेस बना के पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे गलती करते हैं जैसे गाइड्स लेने की मार्केट से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे गाइड्स बिल्कुल एकदम मतलब बहुत पसंद नहीं है। मैंने कोई गाइड खरीदी नहीं। तो अपने 6 to 10th की जो टेक्स्ट बुक्स आती है सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए आ गई, मैथ्स के लिए आ गई 6 to 10th की। मैथ्स मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, मेरी बायो रही है, तो मैथ्स के लिए तो मैं 6 to 10th वगैरह कुछ मैंने देखा नहीं। अक्षय सर और मतलब उत्कर्ष की जो टीम है मैथ्स की सारी टीम को उन्होंने जो है मतलब जो करवाया, बस मतलब ये कि एक यहाँ से पॉइंट ये आता है कि यू हैव टू बिलीव योर टीचर्स। करेक्ट। अगर आपको टीचर्स पे भरोसा ही नहीं है तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो मुझे टीचर्स पे भरोसा था कि इन्होंने करवा दिया, मैं उतना पढ़ के चला जाऊंगा, आएगा तो भी बढ़िया, नहीं आएगा तो भी बढ़िया, क्योंकि टीचर्स ने अपना 100% दिया, मैंने अपना 100% दिया। अब उससे बाहर की चीज़ आती है तो वो आने दो। तो ये था कि ऑथेंटिक सोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स
और टीचर्स पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। टीचर्स आपके कोई भी है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं होगा तो चीज़ें नहीं बन पाएगी। तो यही था मेरा। ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स, गाइड वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा। हो सकता है किसी को, सबकी अलग अलग अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि गाइड्स आपको सिलेक्शन में एक वो पॉजिटिव फैक्टर नहीं, एक हिंड्रेंस है। वो कोशिश करती है आपको कि मतलब आप किनारे तक पहुंच पाएं जैसे तैसे करके, और किनारे के चक्कर में कई बार किनारा आगे बढ़ जाता है और हम वहीं रह जाते हैं। गाइड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो अपने को ये बता देती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें अपने को पढ़नी है। बाकी उसमें अपना चयन हो जाएगा, इसकी कोई विषय वस्तु कभी नहीं होती है। सर, रीट में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो यहाँ बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि साइकोलॉजी को किस तरीके से कहाँ से पढ़ें? क्योंकि जैसे बताया टेक्स्ट बुक्स पहले पढ़नी चाहिए। देखो, रीट हो या कोई सा भी पेपर हो, शिक्षक भर्ती में साइकोलॉजी का अपना एक अहम रोल रहता ही है जी। बाकी ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे सर, जब से टेट या रीट के नाम से एग्ज़ाम शुरू हुआ, इसमें जो साइकोलॉजी आती है बहुत डेप्थ से पूछी जाती है और इसके अंदर बहुत जनरल क्वेश्चन नहीं आते। इस बार का जो पेपर था रीट में, वो मेरा ये मानना है कि बहुत डेप्थ से भले ही नहीं था, पर फिर भी उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी अंदर से इस तरह से पूछी गई थी कि डायरेक्ट बच्चे ने ढंग से तैयारी नहीं की तो वो आंसर तक नहीं पहुंच पाया। तो एक तो इसको बहुत गहराई से देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसकी बुक्स की बात करें हम, जैसे आपने पूछा, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स भी आती है, लेकिन अगर हम उसी बुक्स को लेकर के ये सोच लें कि उसी से प्रश्न आएंगे तो इस बार के पेपर में ऐसा नहीं हुआ है। इस बार के पेपर में, पिछली बार ऐसा हुआ, इस बार क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से बहुत कम प्रश्न पूछे गए। तो जो बालक पिछली परीक्षा के आधार पर केवल उस पर निर्भर रह गया, उसके लिए भी दिक्कत हुई है। तो साइकोलॉजी को लेकर के तो मेरा ये मानना है कि केवल टेक्स्ट बुक क्योंकि 11th-12th में चलती है, उसके भरोसे नहीं रह करके हमें दूसरी जो बुक्स आती है, अच्छी बुक्स आती है, मैं गाइड बुक की बात तो भले ही नहीं करूंगा, पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो टेक्स्ट बुक चलती है, अच्छे ऑथर्स की बुक्स आती है, उनको हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर दोनों चीज़ मैं कंबाइन करके कंक्लूड कर देता हूँ कि टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ें, आप अपने टीचर्स पर भरोसा रखें क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, उन पर अनुभव होता है लंबे समय का, वो 10-10, 20-20 बुक्स का उनके दिमाग में स्टोरेज होती है, उन्हें पता होता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। जैसे भी निमाराम जी ने एक चीज़ क्लियर कर दी, हमें क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है हमें क्या नहीं पढ़ना है। इसे हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, यदि कोई स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता, लगातार पढ़ता, आँख बंद करके पढ़ रहा है, वो पढ़े जा रहा है, चाहे वो सिलेबस में है चाहे नहीं है, आना है चाहे नहीं आना, तो मुझे लगता है उसकी कोई रैंक वैंक आनी है। एक निमाराम जी की तो कोई भले 6 घंटे पढ़े और स्मार्ट स्टडी करे, स्मार्ट स्टडी, क्रीम मक्खन की तरह मलाई वो पढ़े, तो रैंक 1 तो आनी है। ये है कि मतलब सोर्सेज आपके ऑथेंटिक होने चाहिए। जैसे हम बात करें साइकोलॉजी के लिए, सर ने बताया, मैंने वो किया था, मैंने 11th-12th की अपनी NCERT की, RBSE की मुझे मिली नहीं, मुझे चाहिए थी इंग्लिश में, तो हिंदी में RBSE की मिल रही थी, इंग्लिश की मिल नहीं पा रही थी, मैंने NCERT ले ली। लेकिन वहाँ पे है कि वो सारा सिलेबस कवर नहीं करती और बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी उनमें है, तो वहाँ पे ये सिलेक्शन करना जरूरी है सिलेबस का कि भाई कहाँ से पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें। और गाइड की ज़रूरत है, तो जहाँ पे गाइड मतलब यहाँ पे कुछ भी जो लाल पीली किताबें आती है मार्केट में, वो उठाना एक गलत चीज़ हो जाती है। ऑथेंटिक आप जो टीचर हैं, जहाँ से आप हमेशा पढ़ते आए हैं, जहाँ आपको पता है कि आपको वो चीज़ें अच्छी मिलेगी, तो वो चीज़ें आप मार्केट से अच्छी बुक्स उठाएँ, ऑथेंटिक होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ से जो पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव करें। हर जगह की चीज़, एक बुक पढ़ के बच्चा दूसरी किसी अपने साथी से सुनता है कि उसने कुछ और पढ़ा है, तो वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या सर। और जैसे कि अभी निमाराम जी ने कहा टीचर पे भरोसा करें, तो ये तो सत्य है सर कि किसी भी विषय का कोई भी टीचर है, किसी भी संस्थान में है, चाहे उत्कर्ष में है या किसी दूसरे संस्थान में है, टीचर जब पढ़ाने के लिए खड़ा होता है तो उसकी एक सोच होती है कि मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो चीज़ें विद्यार्थियों तक पहुंचाऊं कि वो कम मेहनत में वहां पर ज़्यादा प्रश्नों को ठीक कर पाए। और वो जितनी मेहनत कर सकता है ना टीचर अपने अनुभव के आधार पर, उतना एक स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट को फाइनली कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, SST साइंस, कुछ भी, उस पर बिलीव करना ही चाहिए। और निम्बाराम जी जैसे स्टूडेंट ने बिलीव किया तो आज वो एक अच्छी पोजीशन में भी है। और जो नहीं कर पाए, जो इधर उधर की बुक्स में रहे, उनको समय तो ज़्यादा खर्च हुआ लेकिन उस स्थान तक वो नहीं पहुंच पाए। यानी कि एक अच्छी सफलता में किताबों का भी अहम रोल रहता है, फैकल्टी का भी अहम रोल रहता है। और हर फैकल्टी, जैसा कि बहुत सुंदर बात कही सर ने
कि हर फैकल्टी अपने जब उतरता है क्लास के अंदर तो 100% वो सोचता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना है, अच्छा कंटेंट देना है। वो कभी ये नहीं उससे गलत पढ़ाना है या गलत कंटेंट देना है, ऐसा नहीं होता मन में कभी। जिस प्रकार एक खिलाड़ी क्रिकेट ग्राउंड में उतरता है तो उसे लगता है कि नहीं मुझे अच्छा स्कोर करना है, पर कभी कभी होता है कि वो जल्दी आउट हो जाता है, वो अनफॉर्चुनेट रहता है। तो लेकिन भावना उसके अंदर पॉजिटिव रहती है। ये बिल्कुल ठीक बात है सर। जैसे कि टीम को लेकर आपने बताया, तो वहाँ पर भी उनकी सोच हो रहती है, एक टीचर की भी रहती है कि मैं जितना पढ़ाऊंगा आने वाली परीक्षा में उनमें से ही मैक्सिमम पूछा जाए। 100% के लिए तो कोई दावा नहीं कर पाएगा, पर वो कहेगा मैक्सिमम पूछा जाए। और ऐसा हुआ भी है, बिल्कुल अब ऐसा हुआ भी है कि मैक्सिमम पूछा भी गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखो टीचर भी एक इंसान होता है, आप इस बात को समझ सकते हो, भगवान तो है नहीं। गलती होना उससे भी स्वाभाविक है, लेकिन ये माना जा सकता है कि मिनिमम गलती होती है उससे। जी, एक स्टूडेंट जितना गलती करेगा उतना टीचर नहीं करेगा, नहीं करेगा निश्चित रूप से। और मैं इस बात को मानता हूँ सर, एक विवेकानंद जी की एक बात मुझे ध्यान में आ रही है। एक बार उनके स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे विद्वान बनना है तो मुझे कितनी किताबें पढ़नी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि अगर विद्वान बनना तो कोई एक किताब सेलेक्ट करके पढ़ो, क्योंकि अगर एक किताब सेलेक्ट करके आप पढ़ोगे उसमें कोई एक त्रुटि है तो आपका 99% नॉलेज सही होगा। बिल्कुल। लेकिन आपने 10 किताबें पढ़ी और हर का 1% आपका डाउन हुआ तो आपका नॉलेज 90% 90%। इसलिए हम बिलीव एक पर करें। अगर उसमें गलती है, पक्का गलती होगी, मैं एक टीचर हूँ, मुझसे भी गलती होती है, मैंने भी गलती की, तो एक ही तो गलती आपकी होगी। यूँ मान लीजिए मेरे से स्टूडेंट पढ़ रहा, उसके 30 प्रश्न मैंने बताया गलत हो गया, तो 29 तो उसके ठीक है, पर 5 लोगों से पढ़ा तो वो 25 पे आ जाएगा। इसलिए हमें बिलीव एक पे करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और विवेकानंद जी ने जब इतनी बड़ी बात कही है तो ये हम समझ सकते हैं कि उनका जो सोच है उस तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बात जोड़ने वाला था अभी कि मतलब लोग इतने इम्पैशंस होते हैं, जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स है तैयारी करने वाले इतने इम्पैशंस होते हैं कि उनको टीचर पूरा जो मटेरियल डिलीवर कर रहा है वो सुनते जाएंगे, लेकिन टीचर ने एक भी एरर की, हल्की सी भी एक एरर की, तो वो मतलब इतना इम्पैशंस होते हैं कि उस टीचर से अपना जो ट्रस्ट है वो मतलब खो देते हैं कि ये टीचर शायद अच्छा नहीं कर पाएगा। तो टीचर भी मतलब मानव ही है और हम खुद भी टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी हमारे अंदर वो एक अप्रोच होनी चाहिए कि गलती बिल्कुल हो सकती है और डेफिनेटली होगी गलती। होती। जो ये मानता है ना कि गलती मुझसे नहीं होगी टीचर भी, तो वो एक कामयाब टीचर मैं नहीं मानता कि हो सकता है। तो ये नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। तो एक गलती के लिए या कुछ मतलब जो एरर्स के लिए अगर किसी टीचर को आप फॉलो करना छोड़ रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट कैपेबल, तो टीचर के पास मैं समझता हूँ कि जो तैयारी कर रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा डेप्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास एक जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वाइड नॉलेज है उसके पास। यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन और बनता है, कई स्टूडेंट्स पूछेंगे इस क्वेश्चन को कि निमाराम जी ने राजस्थान टॉप करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई की? ये घंटों वाला क्वेश्चन हाँ बहुत, ये अक्सर दिमाग को घूमता है, ये बहुत पूछा जाता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या रहा? तो मेरा ये मानना है कि मेरा मतलब आप किसी भी टॉपर से टीचर से हमेशा सुनेंगे, वो कहेंगे कि जो है कोई भी हर कोई कहता है कि क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा जो है वैल्यू रखती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घंटे कितने भी आप कर लो, कई सारे लोग होते हैं 13 से 14 घंटे लगा के भी वो आउटपुट नहीं दे पाते, क्योंकि इनपुट सबके पास है। करेक्ट। कि जितना आप पढ़ते जाएंगे, किताबें चाटते जा रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ। हमारा जो है आउटपुट कितना आ रहा है, तो हम जो है जितना ले रहे हैं उसको हम जो है वापस जो है प्रोड्यूस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो यह कि कई सारे 14 घंटे करके भी नहीं कर पा रहे और कई सारे 8 घंटे में भी कर पा रहे। मेरा जो एवरेज रहा है वो एक कोई मान लो किसी को संख्या ही चाहिए कि कहाँ से 8 से 9 घंटे का, 9 से 10 घंटे का एवरेज रहा है। कभी 5 घंटे हुई होगी, कभी मतलब कभी ऐसा मूड बन जाता है तो 15 घंटे भी खींच लेते हैं। तो 8 से 9 घंटे का, 9 से 10 घंटे का जो एवरेज है वो एक हमेशा मेंटेन रहा है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर। बहुत ये बिल्कुल सही बात भी है सर कि मेरा ये मानना है, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते जी, कि जो स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं 24 घंटे में किसी अच्छी परीक्षा की तैयारी के लिए 8 से 9 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब वो सही ट्रैक पर है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और कई स्टूडेंट कहते हैं साहब हम 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना सर वो ट्रैक पे है ही नहीं। उसको अभी तक ये पता है ही नहीं मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, अभी निम्बाराम जी ने जो बताया कि इनके 8 से 9-10 घंटे रहे, तो ये भी मान के चलिए कि 8-9-10 घंटे इन्होंने पढ़ाई की है ना, तो केवल उस ट्रैक पे चल करके किए और उन चीज़ों को हकीकत में इन्होंने छोड़ा जिसको नहीं पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी का रिजल्ट आज जो है अपने सामने, ये मेरा मानना है। और बिल्कुल हर स्टूडेंट को, एक सफल स्टूडेंट को ऐसा करना भी चाहिए।
बिल्कुल। अगर वो ये देख लेता है कि हाँ मुझे मतलब इतने घंटे ही पढ़ना हो लेकिन यही चीज़ें पढ़नी है तो पढ़ पाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि इधर उधर की किताबें ले आएगा, ये वो तो फिर वो कैसे पढ़ पाएगा? टाइम तो उसको देना ही पड़ेगा। तो टाइम देने के चक्कर में उसका सही जो रिजल्ट आना है वो भी उसका गड़बड़ होने वाला तो ये दो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं बिल्कुल। कि एक स्टूडेंट को पहले स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है। और दूसरा फिर ज़बरदस्त हार्डवर्क तो मांगती है भाई, सफलता हार्डवर्क तो मांगती है। खुद यहाँ आपने सुना निम्बराम जी के मुंह से कि 8-9 घंटे उन्होंने एवरेज पढ़ाई की, और वो पढ़ाई एक प्रोडक्टिव थी, बोले क्वालिटी वाली पढ़ाई थी, टाइम पास वाली पढ़ाई नहीं थी। उन्होंने कहा कभी कभी 15 घंटे तक भी खींचा। इसका मतलब समझ सकते हो जब एक व्यक्ति 9-10 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार का त्याग, सेक्रीफाइस और कितनी ज़बरदस्त मेहनत रही होगी। तो ऐसे सर टॉपर नहीं बन जाता कोई, मैं एक ऐसे टॉपर नहीं बनता है कोई। एक अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको अभी कि उसके लिए एक सवाल मेरा निम्बराम जी से रहेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग इनके आंसर के अनुसार मैं बताने वाला हूँ। निम्बराम जी आप बताएं, जैसे आपने पढ़ाई शुरू की तब से लेकर लास्ट तक एक ही तरह की बुक्स ली या बार बार चेंज करते रहे? वो शुरू से लेके लास्ट तक आपको एक ही जो है बुक्स आपने जितनी इकट्ठी कर ली है, जो आपको लगती है कि इनफ होगी, वही बुक्स को बार बार पढ़ना, रिवीजन करना, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है बार बार बुक्स चेंज करने से। आपने भी एक ही तरह की बुक पढ़ी लास्ट तक? बिल्कुल सही बोला आपने सर। मैं अभी एक स्टूडेंट का मैं नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा जी, पर उस स्टूडेंट का एक मैसेज मेरे पास आया था। उस मैसेज में उसने लिखा कि मैंने शुरू में कुछ बुक्स की तैयारी कर ली थी पूरी, लेकिन लास्ट टाइम में किसी मेरे दोस्त के कहने पर मैंने कुछ और किताबें खरीदी और लास्ट का 1 महीना उन किताबों पर लगा दिया, और बाद में पता चला कि पूरा पेपर तो पहले मैंने पढ़ा था, उसमें से पूछा गया और मेरा वो 1 महीना खराब हो गया, जिससे मैं मतलब उस जगह पर नहीं पहुंच पाया जहां मुझे जाना था। तो ये सच है बिल्कुल कि हमें कोई एक ही बुक के ऊपर भरोसा करना चाहिए, वो कैसी भी हो, उसको पूरे ढंग से अपने को तैयार करना चाहिए। एक सफलता की एक अच्छी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही प्रकार की बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स आप सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल, और सेलेक्ट करने के बाद उन्हीं बुक्स को बार बार आप पढ़ें, शानदार गाइडेंस लें किसी एक्सपर्ट से और बुक्स को पढ़ें, और सेल्फ स्टडी का भी एक अहम रोल रहता है इसके अंदर। बिल्कुल। जैसे 8-9 आवर्स इन्होंने स्पेंड किए सेल्फ स्टडी में, तभी जाके एक टॉपर बनता है। तो निम्बराम जी भविष्य में होने वाले एक बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे, क्योंकि आप एक खुद टॉपर हो। अच्छा चलिए, ये तो हमने देखी यहाँ तक ऑडियंस बात कर ली, निम्बराम जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली, इन्होंने किस किस तरीके से पढ़ाई की, कितने कितने घंटे पढ़ाई की, किस तरीके से फिर उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा आपकी हॉबी के बारे में पूछना चाहेंगे। ये तो पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई, बच्चों को अच्छा संदेश मिल गया। बिल्कुल सर। पढ़ाई के अलावा और पढ़ाने के अलावा आपके क्या शौक है, किस में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि जब हम किसी हॉबी की बात करें या इस तरह की बात करते हैं, मतलब जनरल परसेप्शन ये होता है लोगों का कि जो टॉपर आ रहा पढ़ रहा है तो वो सारे दिन घर में बंद रह के यही करता होगा, किताबी कीड़ा बन गया हाँ, वो और कुछ नहीं करता होगा। तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत सारे करता हूँ, जैसे वॉलीबॉल खेलना मुझे पसंद है, तो मैं वॉलीबॉल खेलते हैं, कभी कोई ट्रॉफी हो गई गांव में कहीं आसपास तो वहाँ हम खेल के आ जाते हैं। दूसरा चीज़, मुझे ये टेक्नोलॉजी जैसे कैमरा हो गया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह के शौक से करता हूँ मैं बहुत सारे। तो मैं बीच में कभी खुद के लिए एक यूट्यूब चैनल भी है, तो कभी उस पर कुछ वीडियो डाल देता था बना के एजुकेशनल, तो उसके थंबनेल्स बनाना, ये करना, वीडियो एडिटिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। टेक्निकल माइंड रहा आपका? हाँ, वो टेक्निकल साइड थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से चीज़ें जो है ज़्यादा मतलब है कि आपका हमेशा प्रेशर नहीं रहता, वो प्रेशर डिवाइड हो जाता है। आप कुछ काम ऐसा कर रहे हो, वो भी आपका पैशन है, तैयारी करना भी आपको पैशन से करनी पड़ेगी, मजबूरी में करने से चीज़ें होती नहीं है। तो वहाँ से वो आपका है कि मोटिवेशन आपका बना रहता है, कंसिस्टेंसी एक बनी रहती है कि आपने चलो वो कर लिया, अब आप खुश हैं, अब आप फिर से अपने काम पे लग जाएंगे, अपनी तैयारी पे लग जाएंगे। बिल्कुल। तो एडिटिंग हो गया, वीडियोग्राफिंग हो गया, इवन खुद के वीडियोस बनाना और बच्चों को अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करना, इस प्रकार की विशेष प्रकार की हॉबी हैं जो आज के टाइम में, जो आज की जनरेशन की जो डिमांड भी है, टेक्नोलॉजी है, कैमरा फ्रेंडली भी हैं, तो इस प्रकार की हॉबी हैं। सर यहाँ पे मैं बच्चों को काफ़ी सोच भी रहे होंगे कि वैष्णव सर बहुत ही गंभीर रहते हैं, तो यहाँ पर एक इस प्रकार का क्वेश्चन सर आपसे भी मेरा, आपकी सर क्या हॉबी है जब आप खाली होते हो, किसमें मन लगता है आपको पढ़ाने के अलावा, क्या हॉबी है सर? आपने ये जो प्रश्न पूछा, ये तो एक बड़ा ही मतलब मेरे लिए अलग तरह का प्रश्न है। निम्बाराम जी ने कहा कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ज़रूरी नहीं है कि वो किताबों में रहे, पर सर मैं 100% बुक वर्म ही रहा हूँ। अच्छा। मैंने
जीवन में कभी दूसरे बच्चों की तरह खेलना ही पसंद नहीं किया है। मुझे कभी याद नहीं है कि मैं बच्चों के साथ में जो है गली में खेलने गया हो। मैंने कभी कबड्डी खो खो खेला हो, कभी टूर्नामेंट में गया हो, कभी नहीं गया हो। बस मेरा शुरू से किताबों में ही रहा है। मतलब ये मेरी और अलग से मेरी हॉबी केवल जो रही है वो भी पढ़ना ही रही है। मैंने किताबें सब तरह की पढ़ी है, मैंने उपन्यास पढ़े हैं, मैंने स्टोरीज पढ़ी है। यहाँ तक कि मैं फिल्में देखने पसंद नहीं करता पर फिल्मों की स्टोरीज पढ़ता हूँ। जितनी फिल्में होती है मैक्सिमम अच्छी अच्छी फिल्में वो मैंने भले ही देखी नहीं होगी पर उनकी सारी स्टोरीज पढ़ता हूँ और उसमें क्या कीवर्ड्स हैं, क्या अपने जीवन के लिए उतारने योग्य वो सारे में उतारता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उनका मैं यूज आज क्लास में करता हूँ। करेक्ट। उन सारी चीज़ों का हर फिल्म का अपना एक एम होता है, वो क्या है उसको समझ करके मैं उसको अप्लाई करता हूँ। और इससे भी बड़ी बात ये रही कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी रही कि मुझे प्रारंभ से ही मतलब कुछ करने के लिए आर्थिक पक्ष को ठीक करने के लिए भी मेरे को सोचना पड़ा जी। तो ऐसी स्थिति में भी मैं शुरू से ही कामकाज में ही रहा। मतलब मेरा ज़्यादा इधर उधर का नहीं रहा। पढ़ाने की हॉबी मेरी सबसे ज़्यादा रही। मेरी जॉब भी रही दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर मैं किसानों के बीच में और ये दूसरे समूह होते हैं इनके बीच में मुझे काम करना होता था। 7-8 साल मैंने जॉब भी किया पर मेरी शुरू से ये थी कि मुझे पढ़ाना बस और हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है एसपी सिंह जी की उत्कर्ष ने मेरे उस सपने को पूरा किया। हालांकि मैं उत्कर्ष में आया था उससे पहले भी मैंने हज़ारों स्टूडेंट पढ़ाए, ऐसी बात नहीं है। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे संस्थानों में रहा राजस्थान में, पर यहाँ आने के बाद में वो हज़ारों की संख्या लाखों में कन्वर्ट हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा क्रेडिट उत्कर्ष और अपने निर्मल सर को जाते हैं, विजनरी लीडर हैं वो। तो यहाँ पर देखिए निमाराम जी के साथ साथ आर के वैष्णव सर की भी आपको हॉबी पता चल गई। ऑडियंस पे एक बार थम्स अप कर दीजिएगा जब भी इस वीडियो को आप देखें। तो अंत में सर काफ़ी बातचीत हो चुकी हैं, एक संदेश जो अपने यंगस्टर्स को, अपने साथियों को इस एज में जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन, जितने भी विद्यार्थी हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे आप निमाराम जी? तो ऐसा है आंसर कि सर जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, कंपटीशन लाइन में आते हैं, वहाँ पर एक चीज़ है कि आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि मेरा लेवल शुरू से कमज़ोर रहा है या इस तरह का रहा है तो मैं कर नहीं पाऊँगा, और वो चीज़ उनके लिए हिंड्रेंस बन जाती है, एक मतलब बाधा बन जाती है कि मैं कर नहीं पाऊँगा। उनको ये फीलिंग नहीं आती कि मैं कर पाऊँगा, उनको ये आती है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उनके लिए एक मैं बड़ी चीज़ मेरी लाइन है, मैं क्लासेज में भी कई बार बोल लेता हूँ। वो एक कोट है, इंग्लिश कोट है, हेलन हेज करके कोई फिलोसोफर रहे उनका, उन्होंने ये कहा था कि द एक्सपर्ट एट एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो मतलब किसी भी चीज़ में जो एक्सपर्ट है वो कभी ना कभी बिगिनर रहा है, जन्म से कोई एक्सपर्ट नहीं होता। तो यू हैव टू टॉयल, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लगातार उस फील्ड में काम करना पड़ेगा। आपकी एक्सपर्टीज़ हो सकता है किसी की 4 महीने में बनेगी, किसी की 10 महीने में बनेगी। ऐसा कहा जाता है, एक वो मैटर नहीं करता टाइम, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आपको कोई भी वर्क में अगर मास्टर बनना है तो आपसे वो 10,000 आवर्स जो है वो मांगता है। लेकिन वो एक संख्या एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये है मेरा मैसेज आपके लिए कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और घबराइए मत। ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोचिए कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा तो बाकी कौन करेगा, मेरे लिए मुझे खुद करना है। और आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप हमेशा से टॉपर रहे हैं, एवरेज रहे हैं, बिलो एवरेज रहे हैं, ये आपके लिए मायने नहीं रखेगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी। आपने अभी तक आप बिलो एवरेज रहे हैं, हो सकता है आपने बड़ी रिस्क नहीं ली हो, आपने वो पैशन नहीं लाया हो पढ़ने के लिए। मजबूरी में पढ़ना और एक पैशन से पढ़ना, ये दो डिफरेंट चीज़ होती है। तो मजबूरी में नहीं पढ़े, पैशन से पढ़े, जितनी आपसे हो रही है। जरूरी नहीं कि 10 घंटे करें, 8 घंटे करें, आपसे 6 घंटे हो रही है, आप 6 घंटे पैशन से करिए, आपका आउटपुट बहुत बहुत खूबसूरत आएगा। बिल्कुल शानदार शानदार, बहुत कीमती वर्ड्स में आपने चीज़ें बच्चों को समझा दी हैं, स्टूडेंट्स को। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी भी एक कंपटीशन में बच्चों को सफल होने के लिए कुछ एक संदेश बच्चों के लिए? सबसे बड़ा संदेश तो देखो निम्बाराम जी ने आज अपने को दिया है दोस्तों, और मैं इसमें इतना ही जोड़ना चाहूँगा कि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम जो है वो निष्फल नहीं जाता। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ में करें, मतलब एक एक पल आप उस पर लगा दें। और आप ये भी ध्यान रखें कि आप जब तैयारी करते हैं तो वो केवल आपके सपने नहीं होते, आपके माँ बाप के सपने होते हैं, आपके अपने सपने होते हैं, आपके गुरुजनों के सपने होते हैं, आपके जो बाकी लोग हैं, जैसे कि आपकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, अगर आप महिला हैं तो आपके पति हो सकते हैं, उनके भी सपने होते हैं। इसलिए आप सबके बारे में सोच करके करेंगे कि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली इन सब लोगों के सपने साकार होंगे।
तो ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और सक्सेस के लिए कहीं किसी दिन अपने को मुहूर्त नहीं देखना होता। जैसे भी निम्बाराम जी ने कहा कि हर आदमी को शुरुआत तो करनी पड़ती है। तो मानता हूँ हो सकता है आप में से कुछ लोग आज इस बात को सुनकर, निम्बाराम जी की बात को सुनकर के भी शुरुआत करेंगे, तो शायद हो सकता है अगला निम्बाराम आप बने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसी संदेश के साथ में मैं चाहूँगा बिल्कुल अगले जो निम्बाराम हो सकता आप बने। बिल्कुल ग्रेट। ये बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा हमारा। इसे मैं कंक्लूड कर देना चाहूँगा। इस सेशन का उद्देश्य यही था कि एक टॉपर किस तरीके से अपनी पढ़ाई करता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, उसकी चाहे पृष्ठभूमि कैसी भी सही, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपके अंदर जज्बा, जुनून, मेहनत करने की लगन है तो आप भी एक टॉपर बन सकते हो। तो 4-5 चीज़ यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। नंबर 1, आपको एक ही एम, एक ही उद्देश्य सेलेक्ट करना होगा। जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है, उसी में आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए, एम बनाना चाहिए। सेकंड, उसका सिलेबस वेरी फर्स्ट डे आपकी टेबल पे होना ही चाहिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस कंपटीशन की सिलेबस वेरी फर्स्ट डे आपकी टेबल पे होना चाहिए। थर्ड, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी होने चाहिए ताकि आइडिया लगे किस प्रकार के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में बनते हैं। फोर्थ, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। पढ़ना क्या और क्या छोड़ना है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। फिफ्थ, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। यानी कि जब आपको स्मार्ट वर्क कंप्लीट हो जाए तो फिर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। सकारात्मक रहें, एनर्जी से भरे रहें, आप लोग खुश रहें, बिंदास रहें। कहते हैं ना, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, या ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, या ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी का भी गम है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।